और यहां आप क्या कर रहे हैं, यहां आपने प्रधान अध्यापक बनाना है। अब प्रधान अध्यापक आप जानते हैं, क्योंकि उनको एक तरह से बाबू वर्क करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना पड़ता है, तो वो बहुत सारे लेसन या क्लास ले नहीं पाते हैं। मतलब विद्यालयों में साल भर में कितने कार्यक्रम होते हैं, फलाना दिवस विद्यालय में कार्यक्रम, फलाना दिवस विद्यालय में कार्यक्रम, आज शिक्षक दिवस, आज छात्र दिवस, आज सरकारी कार्यक्रम, आज पल्स पोलियो में करना है, आज जागरूकता अभियान, आज विधायक जी आ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आज फलाने जी आ रहे हैं। तो वो इन कामों में, आज मीटिंग है, जिला शिक्षा अधिकारी की मीटिंग है, खंड शिक्षा अधिकारी की मीटिंग है, कितने बच्चों के कितने अंक आए, प्रश्न पत्रों की स्थिति, परीक्षा का आयोजन, खेलों का आयोजन, खेलों के लिए टीम भेजना, छात्रों की समस्याएं, इन सब चीजों को हैंडल करता है प्रधान अध्यापक। तो बहुत अधिक समय उसके पास क्लास में जाने का होता नहीं है। अब ऊपर से वो जो शिक्षक जो वर्षों वर्षों से पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने एक सिस्टम को देखा, गांव के सिस्टम को देखा, थोड़े बड़े विद्यालयों में वहां के सिस्टम को देखा, बच्चों की सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की समस्याओं को देखा, और उन समस्याओं के बीच कई अधिकांश छात्र बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो वो सरकारी फ्री राशन के जरिए जी रहे हैं, जिनको मिड डे मील का भोजन देना है, उनके घर में नाश्ता बनेगा नहीं बनेगा, लोग एडमिशन नहीं करा रहे हैं तो उनको प्रेरित करना है। तो व्यवहारिक तौर पर एक उम्र के हिसाब से कौन सा शिक्षक बच्चों के साथ हार्श होता है, हाथापाई तो नहीं कर रहा है उसको, क्योंकि सबकी शिकायत नहीं होती है, हालांकि वो बैन हो गया है, उसके बावजूद ये शिकायतें आती हैं। तो उसकी हैंडलिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, जिससे जो उसके अधीनस्थ शिक्षक हैं वो कहना माने। अब यदि एक नया व्यक्ति जो पढ़ाई करके आया है वो ऊपर से बैठ जाएगा, तो उसको बहुत सारी चीजों की जानकारी इसलिए नहीं होती क्योंकि अनुभव का अभाव रहता है। तो ऐसे में अपने ऊपर कैसे स्वीकार कर लेंगे वो? आप ये सोचिए, आप स्ट्रीम्स हैं, आपने कभी देखा कि पेयजल निगम जो जल के निर्माण की योजना बनाता है, जल संस्थान जो पानी को बेचने की योजना बनाता है, जो अन्य विभाग जो होते हैं, इंजीनियरों के विभाग हैं, डॉक्टरों के विभाग हैं, यहाँ के महानिदेशक हैं, यहाँ शिक्षक होते हैं, आईएएस को नहीं बनने देते ना। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में उनका आईएएस उनके ऊपर सीधे नहीं बैठता है उनका ऑफिस में, ये अपने ऊपर इंजीनियर को रखता है। ऐसे शिक्षा विभाग में बहुत सारे पदों पर शिक्षक ही प्रमोट होके जाते हैं, इनके डायरेक्टर शिक्षक होते हैं। तो जब सारे प्रमोशन शिक्षकों के हो रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो शिक्षक तो है लेकिन उसने शिक्षक होने का अनुभव प्राप्त नहीं किया है, वो सीधे प्रधान अध्यापक है, तो उसको शिक्षक साथी कैसे स्वीकार करेंगे? एक 55 साल का व्यक्ति उसको आदेश देगा, एक नया लड़का, और बताएगा कि क्लास में वो कैसे पढ़ाए, जिसने स्वयं नहीं पढ़ाया है, तो अपनी स्थिति होगी। इन अपरिस्थितियों के बीच इसका विरोध हो रहा है, जिसमें 58 से अधिक विधायकों ने राजकीय शिक्षक संघ के समर्थन में पत्र शिक्षा मंत्री को भी लिखा। चलिए, हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़ गए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बड़ी देर से इंतजार हो रहा था, लेकिन चलो आप टाइम पा गए, हम कार्यक्रम समाप्त करने वाले थे। ये शिक्षकों का एक तो जगह जगह रोका जा रहा है, आज उनकी आवाज फिर से दबाई जा रही है। दूसरा, यूकेडी का इस पे क्या स्टैंड है उनकी आवाज उठाने के लिए? अनिल, देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खात्मे की ओर है। मांगती हुई ये धामी सरकार अब जिस तरीके से आंदोलनों को कुचलने के लिए शिक्षकों को डिस्ट्रिक्ट में ही अरेस्ट कर रही है, यह बताने के लिए काफी है कि वर्तमान सरकार लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती। भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघने वाली ये धामी सरकार अब जिस तरीके से लोकतंत्र में आवाज को कुचलने का काम कर रही है, इन्हें सबक लेना चाहिए। बगल के राष्ट्र में जिस तरीके से नौजवान बच्चों ने तख्ता पलट किया लोकतंत्र की बहाली के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड का नौजवान जो पढ़ा लिखा है, समझ रहा है, जान रहा है कि उत्तराखंड के रोजगार को बड़े ईमानदारी से बेचा जा रहा है, और जो सरकारों में नौकरियां कर रहे हैं, ये सरकार उनको कानून के तहत दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, राष्ट्र के निर्माता होते हैं शिक्षक, और शिक्षकों की जो मांग है वो उनका है। उनके हक को देने की बजाय यदि सरकार इस तरीके से शिक्षक आंदोलनों को कुचलेगी, देहरादून में आने से रोकेगी, तो ये और आंदोलन उग्र होगा। ये कैसा दुर्भाग्य इस लोकतंत्र में हो चुका है
कि आप कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कर देते हो, पेंशन खत्म कर देते हो, खुद सारी सुविधाएं लेते हो, मगर जब अपने हक की बात को कहने के लिए शिक्षक सड़कों पर उतरता है तो भी कुछ करने में लगते हो। रावत जी, कितने दुर्भाग्य की बात है, उत्तराखंड से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको अन्य राज्यों में नौकरियां तो मिल रही हैं मगर अपने राज्य में नौकरियां नहीं मिल पा रही है। और जो अपने राज्य में नौकरियां कर रहे हैं वो अपने हक हकूक के लिए आंदोलन करने के लिए बाधित हैं, सरकार उनकी सुन रही नहीं रही है। इस राज्य का बजट भी 70% बाहरी राज्य में चले जाता है क्योंकि ठेकेदारी बाहर वाले कर रहे हैं, सप्लायर बाहर वाले हैं, तमाम राजमिस्त्री से लेके फल फ्रूट का काम करने वाले बाहर वाले हैं। तो कहने का मतलब है इस राज्य का दिमाग, बुद्धिजीवी यहाँ छोड़ के जा रहा है। यहाँ का पैसा जो इस राज्य के लिए आवंटित होता है वो पैसा और जो इस राज्य के अंदर कम संसाधनों में रोजगार कर रहा है उसे सरकार रोजगार देने की बजाय, उसको सुविधा देने की बजाय उसे कुचल रही है। और ये जीता जागता उत्तराखंड के अंदर उदाहरण है। भाई, जो शिक्षक मांग करते हैं या तो आप फ्रंट में आके कहें कि ये गलत मांग है, और अगर आप सामने आके नहीं बोल सकते तो कम से कम पुलिस के दम पर इनके आंदोलनों को कुचलने का प्रयास इन सरकारों को नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब इस राज्य जो राज्य आंदोलनों से जन्म लिया हुआ है उत्तराखंड, अब इस राज्य के अंदर आंदोलन को मुझे लगता है उग्र जो ये सत्ता में बैठे बेशरम ये नहीं जानते कि लोकतंत्र है आंदोलन, लोकतंत्र की खूबसूरती है वार्ता, लोकतंत्र की खूबसूरती है जनहित के कामों को करना, मगर ये केवल पूंजीपतियों को विकास से जोड़ रही है और जनता को कुचल रही है। ये उसी की परिणति है कि कर्मचारी, चाहे शिक्षक हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे बेलदार हो, चाहे जो संविदा कर्मचारी हो, हर कर्मचारी आंदोलन कर रहा है। कोई सड़क के आंदोलन कर रहा है तो कोई बिजली का आंदोलन कर रहा है, कोई आपदा में राहत की बात कर रहा है, मगर ये सरकार सब आंदोलनों को कुचलकर केवल घर भरने का काम कर रही है। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये मेरा विश्वास है। एक चीज मुझे ये समझ नहीं आई, जितनी भी चीजें होती हैं सरकार की तरफ से, जैसे रोजगार की योजनाएं हो जाती हैं या भर्तियां आती हैं या फिर प्रमोशन के मामले आते हैं, जिसमें भी देखो हर कुछ टाइम बाद ये विवाद खड़ा हो जाता है। ये विवाद खड़ा क्या सरकार की जानबूझ के ऐसे दांव पे छोड़ देती कि भाई ये विवाद करें, फिर हम थोड़ा सा लटका लुटका के 2-4 साल ऐसे काट दे, या फिर वाकई में ये आपस की तालमेल की कमी रहती है कि आपस में शिक्षक एक दूसरे से या जैसे ये खुद के चक्कर में पड़े रहते हैं। वजह क्या लगती है आपको? देखिए, आप ये बताइए, पदोन्नति की जो शिक्षक बात कर रहे हैं, क्या वो उनका हक नहीं है? 10, 20 और 30 साल मतलब पूरी नौकरी में 3 प्रमोशन तो मैंडेटरी है। तो सरकार को देने में आपत्ति क्या आ रही है? जब आप वेतन शिक्षक को पदोन्नति के समान दे रहे हो तो उसको पदोन्नति देने में दिक्कत क्या आ रही है? क्यों ये प्रभारी के चक्कर में पूरे राज्य को लटकाया हुआ है और प्रभारी के अधिकार पूरे होते नहीं है, इसीलिए उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है। और शिक्षक जहां की राष्ट्र का निर्माण होता है, अगर उन्हीं को अधिकार नहीं मिलेंगे तो नेचुरल है देश राज्य के अंदर एक असंतोष का भाव तो उगेगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सरकार की ये चालाकी कब तक चलेगी? ये भर्ती निकालती है, फिर बाद में उसी भर्ती के खिलाफ हाई कोर्ट में अपने आदमी को भेज देती है, वो स्टे लगा देते हैं। 5-5 साल तक लड़के जो है एक नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर एक पीढ़ी तो आंदोलन में बेरोजगार हो गई, दूसरी पीढ़ी सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगार हो गई, अब तीसरी पीढ़ी जो है आंदोलन के लिए खड़ी है कि नौकरियां दो, ये सरकार नौकरियां नहीं दे रही है। तो ये क्या जनता समझ नहीं रही है? नौजवान अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये ऐसे ठग और रग सत्ता में बैठ चुके हैं जो 2 गुजरातियों के इशारे में पूरे उत्तराखंड के संसाधनों को बेच रहे हैं। एक एक विभाग, एक एक डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। मैं आपके माध्यम से भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं, ये सनातन धर्म की पार्टी है, ये बद्रीनाथ को बर्बाद करने पे क्यों तुली है? ये इतनी आपदाएं आ रही हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक बोलते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो अनियंत्रित विकास है ये पहाड़ को खत्म कर देगा। और आज आपदाएं देख लीजिए, देहरादून उजड़ गया, केदारनाथ उजड़ गया, बद्रीनाथ उजड़ गया, यमुनोत्री गंगोत्री उजड़ गया। और इसका मेन दोषी ये सरकारें हैं जो अनियंत्रित विकास कर रही हैं, गुजराती ठेकेदारों से बड़े बड़े होटल बनवा रही हैं, सड़कें चौड़ी करने के नाम पर पूरा पहाड़ ब्लास्टिंग से खत्म कर रहे हैं। तो क्या ये जनता समझ नहीं रही है? आप नौकरी देना नहीं चाहते, विकास के नाम पर उत्तराखंड को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर रहे हो।
और जब आप पे सवाल खड़ा करो तब आप हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करके अपनी सत्ता को बचाने का काम करते हो। मैं पूछना चाहता हूं धामी जी, बताइए, अगर ये शिक्षक गलत हैं तो आकर फ्रंट में कहें ये गलत है। आखिर पुलिस के दम पर शिक्षकों को कब तक आप उनके जनपदों में रोककर आंदोलन को कुचलोगे? ये चरित्र भाजपा को भारी पड़ेगा। 27 में इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और जब इनकी नीतियों की जांच होगी तो आपको भाजपा के तमाम नेता जेल की सलाखों में मिलेंगे और वो अधिकारी जिन्होंने भाजपा के सहारे में अकूत संपत्ति जोड़ी है, इन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा। राज्य की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, इस पर बुरी नजर रखने वालों को सबक जरूर जो है सिखाया जाएगा। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को लोकतंत्र में इस तरीके से कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी रावत जी, आपने 2 गुजरातियों पे निशाना साधा। आज एक का हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे पे कुछ कहना चाहेंगे? आज 75 साल के पूरे हुए। अगर चरित्र होता, मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूं, किसी की राजनीतिक औकात नहीं है जो बोल जाए, यदि चरित्र होता तो मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को उम्र के हिसाब देते हुए बाहर का राजनीति से बाहर किया। आज शाम 5 बजे के बाद मुझे लगता है कि ये नैतिक चरित्र रखने वाले देश के अग्रज नेता ये भी उस चरित्र में आए और शाम को इस्तीफा देकर किसी अन्य नौजवान के हाथ में सत्ता देकर संदेश दें कि ये सत्ता के लोभी नहीं है, ये इस देश के अंदर जो नियम कानून की बात करते हैं, आज उस नियम कानून का 5 बजे के बाद अंतिम दिन है। यदि इस्तीफा देते हैं तो माना जा सकता है कि इनके बराबर राजनीतिक चरित्र देश की राजनीति में, लोकतंत्र में कोई दूसरा नहीं है। और यदि ये सत्ता नहीं छोड़ते तो ये कहा जा सकता है कि पहले अपने बड़े दिग्गजों को खत्म करने के लिए इन्होंने उम्र का सहारा लिया और जब उस पड़ाव पे खुद पहुंचे तो राजनीतिक नौटंकी कर उस सत्ता को ना छोड़ने की मनसा जनता के बीच में दिखा रहे हैं। 5 बजे बाद तय हो जाएगा कि 2 गुजराती कितने ईमानदार हैं और कितने राजनीतिक रूप से इन्होंने नेताओं की राजनीतिक जो है ठिकाने लगाया है। ये शाम को 5 बजे तय हो जाएगा। मेरा यह मानना है कि यदि सत्ता के लोलुप व्यक्ति इसी तरीके से सत्ता से जुड़े रहे तो यह भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत हो जाएगी। चलिए, आपने बधाई दे दी प्रधानमंत्री जी को। भर्ती पे आता हूँ दोबारा। भर्ती को लेके ये है जैसे कि अभी तो ज्यादा ट्रेंड हो गया, पहले से चला आ रहा है, क्योंकि 2007-8 से तो लगभग मैंने भी देखी है, एक भर्ती आती है लगभग उसका फॉर्म तो पहले 2-4 रुपए फिर 10 रुपए तक हुआ, अब तो शायद 150, 300, 400 या 1000 रुपए भी फॉर्म की कीमत होती है। वो फॉर्म भरा, 1-2 साल जैसे तैसे निपटे, परीक्षा नहीं हुई, उसके दौरान फिर वो परीक्षा निरस्त होती है किसी कारण से, कभी हाईकोर्ट चल जाता है, कभी कुछ चल जाता है, उसके पैसे तो इन्होंने इकट्ठे कर लिए लेकिन वो परीक्षा नहीं कराई, यानी कि उससे भी कमाई के मामले आए हैं। ये सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा मैं, समूह गांव के तो बहुत सारे मामले आए हैं ऐसे। और वो 2007 के मामले शायद 2018-19 तक 10 साल बाद परीक्षा हुई। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो चिंता का सवाल है, भर्ती में भ्रष्टाचार वो उत्तराखंड में बहुत ज्यादा दिख गए हैं। पेपर लीक तो हुआ ही है, उसमें भी पैसे कमाई। तो आपको लगता है कि जैसे मुझे ये थोड़ा सा अंदेशा है कि ये शिक्षक भर्तियां या जो प्रिंसिपल के जो सीधी भर्तियां ये इसलिए भी कराई जा रही है ताकि भाई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हमारा माल बने। देखिए, वो राज्य संपन्न होता है जो अपने पढ़े लिखे लोगों को रोजगार से जोड़ता है। दुर्भाग्य देखिए, शिक्षक भर्ती होती है तो घोटाले की भेंट चढ़ जाती है। ऐसे ऐसे उत्तराखंड में शिक्षक नौकरियां कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स किसी और के हैं, नौकरी कोई और कर रहा है। मेरे पास आरटीआई से वो डिटेल निकल कर आई है उत्तरकाशी में। ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो ईमानदार हैं। अगर वो ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं तो उनको बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर आपका डायरेक्टर ऑफिस शिक्षा विभाग का प्रताड़ित करता है। मेरे पास उदाहरण है, देव कुमार जैन एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति है जो उत्तरकाशी में नौकरी करता है। उसका दोष यह है कि उसने अपने विभाग से सिर्फ इतना पूछ लिया कि नियम विरुद्ध ये जो फर्जी भर्ती स्कूल में कर रखी है बच्चों की, ये किसके आदेश पर है, ये बच्चे यहाँ ग्राउंड में नहीं है। उसको जवाब देने की बजाय उसकी पिटाई करवा देते हैं वहां बीओ। और आज ये मुकदमा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, जहां मिड डे मील घोटाला खुल गया। कहने का मतलब है, ईमानदारी से काम करोगे तो नौकरी करने, और अगर बेईमान हो, पोषित कर रहे हो तो पूरा राज्य लूट लो, आपको पूरा सिस्टम बचाने में चला आएगा। और ये जो शिक्षकों का मैटर पर आज जो आप धरने प्रदर्शन को प्रमुखता से दिखा रहे हो,
मैं पूछना चाहता हूं, किसी एक नेता से पूछ लीजिए, वो ये छूटते कहेगा नहीं हम शिक्षक के साथ हैं। तो भाई आओ ना उनके आंदोलन में, उनके आंदोलन को कुचला चाह रहा है तो बोलो ना, कोई नहीं आने का सामने, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ जितनी भर्तियां खुली हैं तमाम भर्तियों को कोर्ट के सहारे रोका गया है, कारण जितना नौकरियां कम होंगी उतना इस राज्य के अंदर बाहर वाले ताकतवर बनेंगे। उत्तराखंड के अंदर रावण जी, मैं आपको बता दूं, एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय निकला है कि जिन्होंने टीईटी नहीं किया वो शिक्षक नौकरी से सब बाहर होंगे। उत्तराखंड के अंदर 40-50 शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली, इतने घबरा गए, इतने अवसाद में आ गए। जब हमने इसकी जांच करी कि आखिर ये आदेश को अभी लागू नहीं हुआ है, इन्होंने आत्महत्याएं क्यों करी, तो पता लगा किसी का बच्चे ने बीटेक में लोन ले रखा है, किसी के बच्चे ने डॉक्टरेट करने के लिए लोन ले रखा है, बैंक की किस्तें दी नहीं जा रही है क्योंकि बच्चों को नौकरी मिली नहीं है, बाप को बैंक से नोटिस मिल रहे हैं कि आप उनकी किस्तें भरो, किस्त भरने की स्थिति नहीं है, और ऐसी स्थिति में बैंक का लोन देने की स्थिति में वो व्यक्ति नहीं है, बच्चों की शिक्षा के खर्चे उठाने की स्थिति में नहीं है, और ऐसे में नौकरी के ऊपर दाव लग गया, अवसाद के कारण लोगों ने आत्महत्या कर। तो आगे किसी व्यक्ति ने टीटी नहीं किया तो उसको नौकरी दी क्यों, ये मानक बाद में क्यों लागू होते हैं, इसके पीछे की सच्चाई है। ना कोई पेंशन मांगेगा, इनको दूसरे उसमें उलझा दो कोर्ट के माध्यम से। ये षड्यंत्र उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। शिक्षकों का सबसे बड़ा ढांचा है, लगभग 70-80 हजार से ज्यादा शिक्षक यहाँ नौकरी कर रहे हैं, और वो पेंशन की मांग कर रहे हैं। उनको पेंशन ना देनी पड़े, उनकी नौकरी पर ही खतरा टीईटी का लगा दो, और ताकि उत्तराखंड के अंदर कोई आवाज ना उठा सके। ये इतनी धूर्त और राजनीतिक बेईमान पार्टी है, ये तो कानून का सहारा लेकर भी उत्तराखंड में लगे आदमियों को परेशान कर रही है। जनता धीरे धीरे समझ रही है कि ये ठग और रग उत्तराखंड से लेकर देश को लूट रहे हैं। हर एक तरीका इन्होंने जो है पहाड़ को लूटने का बना लिया है। यही कारण है कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर त्राहिमाम हो गई। बीटेक के बाद नौकरी नहीं है, बैंक वालों की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, और जो नौकरियां कर रहे हैं उनकी नौकरियां खतरे में है, प्रमोशन हो नहीं रहे हैं। इसीलिए राज्य अराजकता की भेंट चढ़ा हुआ है और दामी जी धाकड़ बने हैं। रेटिंग आ रही है कि देहरादून जो है टॉप 10 अपराधों में है, और पुलिस वाले जो है धमका कर कह रहे हैं कि उत्तराखंड। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद सर। आप शिक्षकों के साथ हैं या जो ये समर्थन कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, सॉरी, उसका डायरेक्ट भर्ती का इत्तेफाक नहीं रखते? जी, हम पदोन्नति को लेके, पदोन्नति परीक्षा को लेके सरकार के साथ हैं, और बाकी मुद्दे हैं जो 33 मुद्दों पे। ये आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ गई है। बात है कि विभागीय पदोन्नति होनी चाहिए। हाँ, डॉक्टर साहब, टीचरों में, इस शिक्षक संघ में आप डॉक्टर बन गए, मतलब जो हम समझे कि आपने पीएचडी कर दी, आप सीधी भर्ती के लिए पात्र हो गए, इसलिए बाकी शिक्षक साथियों का विरोध कर रहे हैं या कुछ और कारण है? जी सर, कारण ये है सर कि जो प्रधानाचार्य का पद है, ये जो है, जो हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक का पद है, इसमें 910 पद हैं वर्तमान में, और प्रधानाचार्य के लिए 1385 पद है पूरे राज्य में। तो इनके बीच जो है ये पिरामिड वाला सिस्टम होना चाहिए था। जो नीचे वाला पद है ये संख्या अधिक होनी चाहिए थी, और प्रधानाचार्य के लिए पद जो है कम होने चाहिए थे। तो इस तरीके से 475 पद अधिक है जो कभी भी नहीं भरे जाते हैं, कभी भी नहीं भरे जाते हैं। 475 ऐसे पद हैं जो इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के हैं। और दूसरा ये है कि जब कोई हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक बनता है, जो कि हमारे पदोन्नति का पद है, जब वो प्रधानाध्यापक बनता है तो वो 5 साल जो है उसके लिए अनिवार्य है कि वो 5 साल उसमें रहे। तो 5 साल के अंदर कई लोग रिटायर हो जाते हैं, तो हमेशा 600-700 का अंतर रहता है। तो ये अंतर न रहे और जो है योग्य लोग प्रधानाचार्य बने। जैसे आपने देखा है कि केंद्रीय विद्यालय है या चाहे नवोदय विद्यालय है, या अधिकांश राज्यों में जो है चयनित होकर 50% जो है शिक्षक ही आते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शिक्षक ही आ रहे हैं, वो शिक्षक आ रहे हैं जो 10 साल 15 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। 10 साल से अधिक जिनको प्रवक्ता में हो गया है, 15 साल से अधिक जिनको
जिनको एलटी शिक्षक के रूप में हो गया, उन्हीं लोगों को इसको इसमें दिया जाना है। तो पूरी तरह से ये जो है ये हमारे उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर है। बाकी हम संघ के साथ हैं, लेकिन ये विभागीय पदोन्नति को लेकर जो उनका स्टैंड है कि इसको निरस्त किया जाए, तो इसके